हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आंसू वर्मा और आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। वेक्टर फॉर्म को आज मैं डिराइव कराऊंगा और उस पर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ सके कि वेक्टर फॉर्म को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म कैसे डिराइव करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कूलॉम्स लॉ का ये फॉर्म पढ़ रखा है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आर कैप, है ना। कूलॉम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उनके चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन या दोनों चार्जेस के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है ना। और डायरेक्शन क्या होती है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी डायरेक्शन में, उसके अलोंग। तो ये जो हमारा डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर, ये बताता है ये जो डिस्टेंस है इसके अलोंग डायरेक्शन, है ना। अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। देखिए, दो चार्जेस हम लोगों ने ले लिए, स्पेस में कहीं पर भी दो चार्जेस हैं, है ना। यहाँ पर सपोज मान लिया दो चार्जेस हैं। अब हम लोगों ने एक ओरिजिन बनाया, ठीक। ओरिजिन से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को मिलाते हैं, तो वो जो मिलाने वाली हमारी लाइन होती है वो कहलाती है पोजीशन वेक्टर। तो इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर जो है हमारा वो है R1, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर जो है R2, है ना। इसका मैग्नीट्यूड Q1 है और इसका मैग्नीट्यूड Q2 है। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो हम लोग कह लेंगे R। अब हम आते हैं अपने वेक्टर के एक लॉ पर। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीनों वेक्टर ले लें, इसके L1 वेक्टर, L2 वेक्टर, L3 वेक्टर, है ना, तो तीनों वेक्टर का एडिशन जो है वो क्या होता है, 0। L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, ये एक लॉ होता है, ये हमेशा फॉलो होता है। अगर आपको नहीं पता है कैसे कैसे ना, तो वेक्टर आप जाके पढ़ सकते हैं। वेक्टर का देखिए, इस लॉ को समझने के लिए वेक्टर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके, मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी वेक्टर्स पे। आप वेक्टर को पहले क्लियरली समझिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं वेक्टर को उतना डिटेल में जाके नहीं बता पाऊँगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में। देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है, इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर प्लस, देखिए ये तीनों क्या थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टा है, तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करके जोड़ेंगे। आपको बताया था मैंने कि अगर किसी वेक्टर में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा दें तो उस वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन जो है वो बदल जाता है। अब अगर इसमें हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करा दें तो ये वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा, इस डायरेक्शन में, प्लस माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब देखिए, R को हम लोग इधर रखेंगे, हमें R1 वेक्टर R2 वेक्टर पता ही है। अब R वेक्टर नहीं पता है तो R वेक्टर को हम लोग कैसे निकालेंगे, R वेक्टर इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। अब कोई वेक्टर अगर हमें मिल गया है R वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए, कोई अगर वेक्टर हमारे पास A वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मॉड लगा देंगे, ये दिखाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी वेक्टर की लेंथ। अब इस वेक्टर की लेंथ अगर हमें निकालनी है कि ये इसकी लंबाई कितनी है, तो हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ R वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा, इसमें भी मॉड लगा देते हैं ना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मॉड में अगर मॉड लगा दिए तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब अगर 3 और +3, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है मैग्नीट्यूड्स के टर्म में। माइनस प्लस दिखाता है डायरेक्शन, अगर वेक्टर से बात करें ना, और अगर इन पर मॉड लगा दें तो -3 और +3 का कोई मतलब नहीं होता। -3 बराबर भी 3 होगा, +3 बराबर भी 3 होगा ना, ये मैग्नीट्यूड है। तो इसमें R1 चाहे पहले लिखे चाहे पहले R2 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। पर यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, अगर इनको आगे कर लेंगे तो ये -R की डायरेक्शन देने लगेगा ना, तो उस पर नहीं करना है हमें। मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। हमें मॉड ऑफ R मिल गया। अब कोई अगर वेक्टर हमारा A है ना, अगर हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो देखिए, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को हम उसी वेक्टर का सिंबल लिखेंगे, उसके ऊपर कैप लगा देंगे, ये दिखाता है हमारा क्या, डायरेक्शन। और डायरेक्शन को लिखते हैं हम लोग A वेक्टर। अब इस वेक्टर में क्या क्या है, डायरेक्शन भी है और हमारा मैग्नीट्यूड भी है, पर अगर मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, डायरेक्शन, है ना। ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, R वेक्टर का हमें अगर चाहिए क्या, डायरेक्शन,
आर वेक्टर का हमें चाहिए डायरेक्शन, तो इसका हमें कैप लगाइए इस पर ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मैंने क्या बताया था, वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड। R का कैप अगर हमें चाहिए, R का कैप चाहिए हमें, तो R वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1 अपान इसका मॉड क्या है, ये R2 माइनस R1। आई होप कितना आपको क्लियर होगा, है ना। तो R वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गई और R वेक्टर भी मिल गया। किसी वेक्टर में तीन ही चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ये दो चीज़ें होती हैं और वेक्टर हमारा फाइनली, है ना। तो तीनों चीज़ें हमें मिल गई R से रिलेटेड, R की पूरी इंफॉर्मेशन हमें हो गई है। अब हम लोग आते हैं अपने कूलॉम्स के लॉ पर। क्या कहता है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R कैप। ठीक, चलिए देखिए, K Q1 Q2 ये तो वैसे ही रख देंगे हम लोग, K Q1 Q2 अपान, ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेस के बीच का। और मैंने क्या बताया था, अगर हम लोगों इसको वेक्टर है, अगर वेक्टर का मॉड ले लें तो ये क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच की। और R का मॉड क्या है, R2 माइनस R1, तो मॉड रखिए R2 माइनस R1, ये डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की ना, इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब डायरेक्शन R कैप की जगह पे क्या रखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपान मॉड ऑफ, अच्छा देखिए, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ना, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ही तो है, तो इसमें पावर एक और बढ़ जाएगी यहाँ पर, है ना। समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। ये हमें फोर्स मिल गया, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। अच्छा देखिए, इस पर लगने वाला अगर फोर्स का हम नाम दे दें F2, है ना, और इस पर लगने वाला फोर्स इधर की ओर F1। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन, प्रतिकर्षण। तो ये चार्ज इधर की ओर लगेगा फोर्स, इस चार्ज पर इधर की ओर लगेगा फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स, देखिए R2 माइनस R1 ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, तो मतलब ये फोर्स जो है हमारा कौन सा है, F2, है ना। ये F2 फोर्स मिल गया इस पर लगने वाला। और मैंने बताया था कि कूलॉम्स लॉ जो है, कूलॉम्स लॉ जो है हमारा हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। मीन्स चार्जेस पर मैग्नीट्यूड जो है, दोनों चार्जेस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो देखते हैं, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि F2 बराबर माइनस F1, है ना। मैग्नीट्यूड देखिए दोनों का इक्वल है, अगर मॉड लगा दें मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, बस हमारा डायरेक्शन इक्वल अपोजिट है। F2 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अलग है हमारी, है ना। देखिए अगर हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करा दें, माइनस F2 वेक्टर क्या मिलेगा, K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये क्या मिलेगा हमें, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। नहीं सॉरी, माइनस तो, हाँ माइनस तो मल्टीप्लाई कराया ना इसमें, तभी तो ये आगे पीछे हो गए, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर हमारा क्या है, ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ये वेक्टर था। अब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये क्या मिल गया हमें, माइनस R मिल गया, माइनस R, ठीक। ये ये लिखिए पहले, K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये क्या मिल गया हमें, माइनस R वेक्टर, है ना, और माइनस R वेक्टर। अच्छा इसको देखिए हम क्या लिख सकते थे, R कैप, है ना, इसको माइनस R कैप। देखिए यहाँ पर माइनस F2 वेक्टर बराबर क्या हो गया, ये टर्म पूरा क्या है, F1, है ना। देखिए यहाँ से भी हमें मिल रहा है कि दोनों पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दोनों का साइन जो है क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वेक्टर्स वगैरह ये सारे समझ में आए होंगे, कैसे क्या हम लोग करते हैं। बहुत इजी है, एकदम सिंपल सा, कुछ इसमें टफ नहीं है ना। आप लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं ताकि और आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए, है ना। चलिए देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे।
और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए हम लोग इस चार्ज के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, इस चार्ज के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 1, 2, 3। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 2, 1, 1, है ना। अब देखिए आर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर वेक्टर हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा 2i प्लस 1j प्लस 1k कैप माइनस R1 वेक्टर, R1 वेक्टर हो जाएगा हमारा 1i प्लस 2j प्लस 3k कैप। इनको सब्सट्रैक्ट करिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। इनको सब्सट्रैक्ट करिए, 2i से 1i गया, कितना बचेगा सिर्फ i। 1i से माइनस 2i जाएगा, कितना बचेगा माइनस j, सॉरी 1j से माइनस 2j जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस j। और 3k से 1k से माइनस 3k गया, कितना बचेगा माइनस 2k। ये मिल गया हमें आर वेक्टर। अब हमें इसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे आर वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर, ठीक। आर वेक्टर को यही लिख लेंगे i माइनस जे माइनस 2k अपान मॉड ऑफ आर। क्या करेंगे, मैंने बताया था मॉड ऑफ आर होता है अंडर रूट तीनों कंपोनेंट्स का जो आगे का टर्म मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर। इसमें क्या मल्टीप्लाइड है 1 का स्क्वायर, इसमें प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें क्या मल्टीप्लाइड है -1, जे में क्या मल्टीप्लाइड है -2 प्लस -2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा i माइनस जे माइनस 2k कैप अपान ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये 4, कितना हो जाएगा अंडर रूट 6, है ना। ये मिल गया हमें आर कैप, ये मिल गई हमें डायरेक्शन। अगर आपको देखना है, अगर इसका मॉड ले लीजिए तो पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, तीसरे टर्म का स्क्वायर अंडर रूट में, आप देखेंगे कि आंसर आपको 1 आ जाएगा। और होना भी चाहिए, किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड जो होता है हमेशा क्या होता है 1, ठीक। आप करके चाहें तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें डायरेक्शन मिल गई और मॉड भी मिल गया। यहाँ पे मैं नोट भी कर देता हूँ अलग से, मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या आया √6। मॉड मिल गया, आर कैप मिल गया, वेक्टर मिल गया, तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई, है ना। अब हमें लिखना है कूलॉम्स लॉ। अब देखिए फोर्स लिखते हैं F2 पर, 2 पर लिख लेते हैं ना। अच्छा, कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा कई सारी बुक्स में F2, 1 मतलब फोर्स जो है दूसरे चार्ज पर किसकी वजह से, पहले की वजह से। ये लिखेंगे हम लोग K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर क्या है √6 का फार्मूला लिखा था ना मैंने, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और ये क्या था R2 माइनस R1 वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 यही तो R वेक्टर था। ये कितना आया हमारा √6 का होल क्यूब, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या है हमारा, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ये है ना। ये हमारा क्या मिला, ये i माइनस जे माइनस 2k कैप, ठीक। ये हमारा हो गया फाइनली 2 पर लगने वाला टोटल फोर्स। अब अगर 1 पर लगने वाला फोर्स पूछ लें तो क्या मैग्नीट्यूड ये इक्वल होगा, है ना। सिर्फ इस ये वेक्टर में जो है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा -i प्लस जे प्लस 2k, बाकी सब कुछ सेम, है ना। तो F12 और F21 दोनों हम लोगों को निकालने आ गए। अब बात कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, आप इसे अब बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, कि इन दोनों दो फॉर्मेट्स में हम लोग कूलॉम्स लॉ को क्यों लिखते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, है ना। देखिए वेक्टर फॉर्म हम लोगों का वहाँ बहुत यूज़फुल हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम्स में जहाँ पर टफ ज्योमेट्रीज इन्वॉल्व हों, है ना, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रीज पर बात करने लग जाएं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई क्यूब है ना, क्यूब, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है x, ये y, और ये हमारा क्या है ओरिजिन, है ना। अब एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q1 Q2 Q3
Q4, Q5, Q6, Q7, है ना। अब ये प्रॉब्लम आप देखिए, यहाँ पर आप लोग ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार आप अगर नॉर्मल तरीके से आप लगाएं तो देखिए इस पर फोर्स देखिए, इस वाले पर फोर्स देखिए, इसकी वजह से फोर्स ये, 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 है ना। अब इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, आपको हर एक फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर पाएंगे, है ना। अब नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, पर अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज़ करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हमें हर एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता है। इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, देखिए वाई इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, सबके कोऑर्डिनेट्स पता है ना। तो हमें सारे जो वेक्टर्स जो हैं आई, जे और के फॉर्म में फोर्सेज मिलेंगे, और हमें तीन और सारे फोर्सेज को ऐड कर देंगे कैसे, F1 वेक्टर, एफ नेट क्या हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम से, F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना, प्लस F5, 5 फोर्सेस लग रहे हैं इस पर, है ना। तो 3 4 5 6 जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, 5 6 फोर्सेस, है ना। अब इनका क्या आई कंपोनेंट में जोड़ देंगे, जे कंपोनेंट जे में जोड़ देंगे, के कंपोनेंट के में जोड़ देंगे। देखिए कितना आसान सा हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपको अगर आगे मैं कई प्रॉब्लम्स कराऊंगा या फिर आप लोग खुद बुक से करिएगा तो देखिएगा टफ प्रॉब्लम्स जिसमें ज्योमेट्रीज इन्वॉल्व हों, है ना, वो प्रॉब्लम्स हम लोग वेक्टर के थ्रू करेंगे। और बाकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो जिनमें ज्योमेट्रीज ना इन्वॉल्व हो ज़्यादा, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग अपने स्केलर फॉर्म में कर लेंगे। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, वेक्टर्स करने समझ में आए होंगे, और इसके थ्रू मैं आपको ये भी बता पाया हूँगा आई होप कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कहाँ कहाँ पर हम लोग इनको अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पर पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है, पूरा फुल कोर्स, एक टॉपिक बाय टॉपिक पूरा अच्छे से एनालिसिस करना मैंने स्टार्ट किया उस पर। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये पूरा कोर्स जो है क्लास 12 IIT JEE मेंस और नीट लेवल के बच्चों के लिए, है ना। तो आप नीचे जाके लिंक आपको मिल जाएगा, आप देखिए उसे स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स, और वेक्टर्स वगैरह का भी आपका उसी में पूरा मैंने कवर कर दिया है, चार्जेस वगैरह कवर कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं। तो लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।